We're in the middle of COVID-19 second wave, and there are plenty of people who are home isolating in their homes, and there are others who are currently admitted in various hospitals. I have with me right now Dr. Sandeep Dogra is a microbiologist, and we'll try to understand what about those patients who are in home isolation. They're mildly symptomatic, but they're also self-medicating. So, डॉक्टर साहब, सबसे पहले उन्हीं पेशेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे जो इस टाइम पर होम आइसोलेशन में घर पर हैं और माइल्डली सिम्टोमेटिक है, यानी कि खांसी हो रही है, गला खराब है या फिर बुखार हो रहा है और वो 12-12, 13-13 टेबलेट जो है वो ले रहे हैं। जो कोविड की किट सरकार प्रोवाइड कर रही है उसमें से तो टेबलेट्स ले ही रहे हैं और किसी और कोविड पेशेंट्स को कंसल्ट करके या कोई उनका रिश्तेदार अगर कभी कोविड पॉजिटिव हुआ है तो उससे पूछ के कि आपने कौन सी दवाई खाई थी, वो सारी दवाइयां भी खा रहे हैं। आइवरमेक्टिन हो गई, मेड्रोल हो गई, ये सारी दवाइयां भी वो खाना शुरू कर रहे हैं। तो एक जनरल जो माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए आपसे समझना चाहूंगी कि उन्हें कौन सी दवाइयां खानी है और कौन सी दवाइयां नहीं खानी है। जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, हमें समझना ज़रूरी है इस बात का कि मेडिसिन कोई भी हो, उसका वक्त, उसकी डोज, उसकी टाइमिंग जो है वो हर एक पेशेंट में केस टू केस डिपेंड करती है, जिसकी असेसमेंट डॉक्टर करता है। तो अगर हम कोविड की बात करें तो हमने कितनी बार इस चीज़ को डिस्कस किया है कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो हमारे जो कोविड के हम देखते हैं वो माइल्ड होते हैं, या तो उनमें सिम्टम होते नहीं हैं, अगर होते भी हैं तो बहुत माइल्ड लेवल के होते हैं। और ये लोग जो है दवाई ले या ना लें, अपने आप उनकी जो रिकवरी है 10 दिन में हो जाती है। उसके बावजूद भी माइल्ड के कोविड पॉजिटिव केसेस में जो रिकमेंडेशन है होम आइसोलेशन की, उसमें जो एडवाइजरी है वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की है, यानी कि जैसे लक्षण उस आदमी में आते हैं या पेशेंट में आते हैं उसके हिसाब से उसको दवाई लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि इवन होम आइसोलेशन के अंदर भी सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट रिकमेंडेड। अगर आप घर के अंदर भी आप अगर हैं तो आपको किसी ना किसी तरीके से टेली कंसल्टेशन से या आपने किसी फैमिली डॉक्टर से या किसी हेल्पलाइन से अपने सिम्टम्स को अगर आते हैं तो उनको डिस्कस करिए। उनको डिस्कस करने के बाद में क्योंकि दवाई हर एक केस टू केस में डिपेंड करेगी। कई लोगों को कोई बीमारी होती है, कई लोगों में कोई कोमोर्बिडिटी होती है, कोई मेडिकल कंडीशन होती है। सबके सब केस में हम उनको एक ब्लैंकेट एक ही तरीके से डील नहीं कर सकते। हर एक की अपनी जरूरत होती है, हर एक बीमारी का अपना एक असेसमेंट होता है जो एक डॉक्टर ही कर सकता है। तो बात जो है वो है कि होम आइसोलेशन में भी आपका राब्ता जो है, कॉन्टैक्ट जो है, एक किसी भी डॉक्टर के साथ में रहना चाहिए। आप उनसे अपने सिम्टम शेयर करें, उनको अपनी मेडिकल हिस्ट्री बताएं, पास की हिस्ट्री बताएं, और वो जो आपको एडवाइस देते हैं वो फॉलो कीजिए। कहने को तो हम कहते हैं कि पैरासीटामोल भी आप खा सकते हैं, ठीक है, बुखार अगर होता है तो हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसकी भी ये नहीं है कि आप हर घंटे में खाना शुरू कर दीजिए, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। हर एक दवाई को अगर आप गलत तरीके से लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट होंगे, और वो बाद में भी आपको दिक्कत कर सकते हैं। ऐसे ही केस हैं जो हमारे पास जब आते हैं तो हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि होम आइसोलेशन शुड बी अंडर मेडिकल केयर और मेडिकल एडवाइस। यहीं पे डॉक्टर साहब पैरासिटामोल की क्योंकि आपने बात की, बहुत सारे पेशेंट्स वो भी हैं जिन्हें बुखार नहीं है और कोविड की सेकेंड वेव में ऑब्वियसली बहुत अलग अलग सिम्टम्स भी आ रहे हैं। किसी का गला खराब है, खांसी है, लेकिन बुखार फिलहाल नहीं है। लेकिन व्हेन दे टेस्ट कोविड पॉजिटिव दे आल्सो से कि हम जो है पैरासिटामोल खानी ही है क्योंकि कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो हाउ सेन इज इट कि अगर आपको बुखार नहीं भी है तब भी आप पैरासिटामोल खा रहे हैं क्योंकि कोविड की बता दिया गया है कि एजी खा लें, जिंक की टिक्की खा लें या कैल्शियम की खा लें, ये विटामिन की खा लें। तो वही सारी जो टेबलेट्स हैं जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के थ्रू उन तक पहुंच रही हैं, वो खाते जा रहे हैं बिना ये सोचे कि बुखार नहीं है तो पैरासिटामोल क्यों खाना है। देखिए, जब भी आप कभी पैरासीटामोल की बात करेंगे ना तो उसमें जो एडवाइस लिखी होती है, डॉक्टर ने लिखा होता है एसओएस। एसओएस का मतलब है जब जरूरत हो। तो ये नहीं है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव आए हैं तो सिम्टम हो या ना हो, बुखार हो या ना हो, तो आपने उसको खा लेना है। वो रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर है कि अगर आपको बुखार रहता है, लगातार रहता है, हम बुखार को हमें कंट्रोल करना होता है, बुखार को हम लोग अनरेगुलेटेड नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए एसओएस मेडिकेशन है। अगर वो परसिस्ट करता है तो 6-6 घंटे के अंतराल पे हम इसको रिपीट कर सकते हैं। वैसे ही बाकी अगर सिम्टम्स हैं वो उसके लिए भी जहां तक हो सके, क्योंकि माइल्ड केसेस हैं, हम लोग चाहें तो उनको अपनी होम रेमेडीज जो होती हैं, जो कफ सिरप्स होते हैं नॉर्मल, वो ले सकते हैं खांसी के लिए, बुखार के लिए। बॉडी एक्स में आपका पैरासीटामोल भी काम कर जाता है। तो माइल्ड ओवर टू काउंटर जो मेडिकेशंस होती हैं ओवर टू काउंटर, वो आप सेफली ले सकते हैं। बट बेहतर रहेगा कि इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीवायरल ड्रग्स हैं या स्टेरॉइड्स जो हैं स्पेशली,
ये ड्रग्स अवॉइड करें अपनी मर्जी से अपने आप लेने के लिए। इसके लिए केस टू केस में आप अपने डॉक्टर से रब्ता करके ही आपको इनको लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इस समय जीएमसी में बहुत सारे कोविड पेशेंट से डील भी करते हैं। इस टाइम पर बताया ये जा रहा है कि 20 to 30% पेशेंट्स जो अस्पताल पहुंच रहे हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ देयर एडमिशन, उनकी जो है मौत हो रही है। कल ही एनएचएम के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी बातें शेयर की। तो आपसे जानना चाहूंगी कि पेशेंट बीमार होने के कितनी देर के बाद जो है वो हॉस्पिटल पहुंच रहा है और किस कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंच रहा है। अभी भी ये क्या चीजें हैं लोगों के माइंड में जिसकी वजह से हॉस्पिटल आने से लोग कतरा रहे हैं और बहुत ही एंड स्टेज पर जो है वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। दो चीजें कहना चाहूंगा, एक फियर फैक्टर और एक डिनाइल। ये दोनों चीजें हैं कोविड के 1.5 साल होने के बाद भी आज की डेट में अभी भी लोगों के जो एक सोच ऐसी है कि कोविड के नाम पे सबसे पहला रिएक्शन होता है, घबरा जाते हैं एकदम और वर्स्ट सोचते हैं इसके बारे में। और उसके बाद में एक ऐसा ग्रुप भी है जिसको अगर सिम्टम होते हैं तो वो डिनाइल में रहता है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसको टेस्ट करवाने की जरूरत है। वो अपने लक्षण जो है वो छुपाते हैं या बताते नहीं हैं, या लक्षण होने के बावजूद भी वो अपनी टेस्टिंग नहीं करवाते। और होता क्या है कि इसी वक्त में वो जो इन्फेक्शन है वो अपने घर में फैलाते हैं, अपने दोस्तों को देते हैं, अपने मेंबर्स को देते हैं। ये एक रीजन है कि हम देख रहे हैं कि पूरी पूरी फैमिलीज जो है आपकी जो है वो पॉजिटिव आती हैं। एक थोड़े, और आपको ये भी पता है कि वायरस जो है ये पहले वाला नहीं रहा हुआ, ये पहले से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया हुआ है। तो ऐसे में अगर किसी को सिम्टम्स हैं और वो अपनी जांच नहीं करवाए, अपने आप को टेस्ट करके कंफर्म नहीं करे कि ये कुछ और है, तो वो सबसे इफेक्टिव एक मीडियम है अपने घर को फैलाने का और इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन में कंट्रीब्यूशन देने का। हम इसकी उल्टी बात करते हैं हमेशा कि आपको अगर कोई भी लक्षण इस समय है, इस वेव में, सेकेंड वेव में, जब चीजें इतनी जो है वो एक फियर फैक्टर जो फैला हुआ है, तो आपका सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कंफर्म करना है कि मेरे सिम्टम कोविड के तो नहीं है, और उसका एक ही तरीका है टेस्ट करवाना। लेकिन जो लोग टेस्ट कराने से जो कतरा रहे हैं, डर रहे हैं या पीछे छुपाते हैं इसको, ये एक रीजन है जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हम आज के दिनों में ये देख रहे हैं इसके पीछे। साथ ही में जो बाकी पेशेंट्स है, अभी पहले भी जब कोविड की फर्स्ट वेव थी देखा ये जा रहा था कि जो डेथ हो भी रही थी कुछ कोमोबिलिटीज की वजह से हो रही थी, कुछ वो लोग थे जिनकी हेड इंजरी है, एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, लेकिन उसके बाद जब टेस्ट होता है कोविड पॉजिटिव आता है तो वो फिगर भी आपको कोविड में ही ऐड करनी पड़ती है। तो इस टाइम पर सिचुएशन क्या है? कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ कोमोबिलिटी की वजह से हो रही है और कितने ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ किसी और रीजन की वजह से हो रही है लेकिन वो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं तो उन्हें कोविड में ऐड किया जा रहा है? और कोविड निमोनिया के कारण, खास तौर पर कोविड के कारण कितने लोगों की जो है डेथ्स हो रही हैं? डाटा तो अभी मैं नहीं आपको दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बट शेयर कर। जनरल आइडिया। दूसरा जो रीजन है ना, तो दूसरा जो रीजन है कि हम देख रहे हैं कि आप, जैसे आपने कहा कि मेजोरिटी काफी सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन पेशेंट्स का है जो बहुत जल्दी यहाँ पे आके जो एक्सपायर होता है। उसमें भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है कि जब हम होम आइसोलेशन के अंदर हैं, जब हम कोविड पॉजिटिव हैं, हम होम आइसोलेशन के अंदर हैं, तो जो अलर्ट साइंस हैं कि आपको कब होम आइसोलेशन खत्म करके आपको हॉस्पिटल की तरफ मूव करना है, इसकी भी क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहिए कि सिम्टम अगर बढ़ रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे, आप दवाइयां लेते रहिए, डॉक्टर के साथ में फोन पे दवाइयां लेते रहिए और अपने सिम्टम्स को वर्स होने दें। तो क्या वो जो अलर्ट साइन, हम जब हम बार बार बात करते हैं कि आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको अपने बुखार को जो अगर बढ़ता है उस पर अलर्ट होना है, अगर आपका सेचुरेशन जो है वो फॉल करता है या मेंटेन नहीं रहता है तो आपको अपना अलर्ट होना है। और खासतौर से वो लोग जिनको कोई कोमोबिलिटी है, उनमें ये दो लक्षण और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो होम आइसोलेशन में भी अगर आपके पास 5 दिन में आपके सिम्टम्स जो है रिजॉल्व नहीं होते हैं या उनकी सिविरिटी बढ़ जाती है, या आपके पैरामीटर्स जो हैं, आपके जो टेस्ट हैं वो आपको एक इंडिकेशन देते हैं, जब डॉक्टर आपको बताएगा तो आपके जो टेस्ट जो आते हैं वो अगर आपको इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो तबीयत है वो खराब हो रही है, उस चीज़ में घर में बैठने से बात नहीं बनेगी। आपको अर्जेंटली जो है हॉस्पिटल मूव करना पड़ेगा, बिकॉज आपको जो दवाइयाँ चाहिए, जो आपको ऑक्सीजन चाहिए, वो आपको घर नहीं मिल पाएगा। अगर आप घर में भी अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डॉक्टर के साथ में ताबन रखना जरूरी है। और ये जो जो क्रिटिकल टाइम होता है मूव करने का, इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार आना चाहिए। घर पे ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो बहुत सारे मॉडरेट केसेस में ये देखा जा रहा है कि जो पेशेंट की फैमिलीज हैं वो घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज कर रहे हैं। तो घर पे ऑक्सीजन को मैनेज कर पाना कितना आसान या कितना मुश्किल है? क्या एक कोविड पॉजिटिव के मॉडरेट पेशेंट को, यानी कि जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 80 to 85 है,
क्या उसे ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए घर पे मैनेज कर पाना पॉसिबल है, मैनेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज अगेन वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट में। अगर ओल्ड एज है, कोमॉर्बिड है, तो डेफिनेटली वो घर पे मैनेज करना ठीक नहीं रहेगा उनको। ऑक्सीजन एक कंपोनेंट है आपके इलाज का, उसके साथ में बड़ी सारी और चीजें हैं, बड़ी सारी दवाइयां हैं। एक होलिस्टिक जो आपकी मैनेजमेंट होती है वो आप घर में रह के नहीं दे पाएंगे उसको। हाँ, आप डॉक्टर से पूछ के अपना जो 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 शिफ्टिंग का जो आपका टाइम जो है वो आप लेके, ऐसे केसेस में जब आपका सेचुरेशन 80s में जा रहा है या और भी कम नीचे जा रहा है, तो ऐसे के 90 के नीचे हमें घर में रहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें मूव करना जरूरी है। अदरवाइज ये ही रीजन है जो हमारी मोर्टेलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें दिख रहे हैं। यंगस्टर्स की अगर बात की जाए, ये भी देखने को मिल रहा है कि जो यंग पेशेंट्स भी कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं। पहले ये था कि वो यंग पेशेंट्स मोस्टली माइल्ड या मॉडरेट में जाकर उसके बाद रिकवर हो जाते थे, लेकिन अब यंग पेशेंट्स भी जो हैं सेवेरली इल हो रहे हैं और बिना ऑक्सीजन मास्क के वो आई थिंक 5 मिनट के लिए भी अपने ऑक्सीजन अपने बलबूते पर मैनेज कर पाए, ये देखने को नहीं मिल रहा। तो यंग पेशेंट इस टाइम पे किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहे हैं और उन्हें क्या क्या चीजें माइंड में रखने की जरूरत है, क्योंकि यंगस्टर्स जनरली हैव दिस आइडिया इन देयर हेड फ्रॉम द कोविड फर्स्ट वेव की हमारी इम्यूनिटी बेहतर होगी, हम जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम अगर इन्फेक्ट हो भी जाएंगे तो भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन सैचुरेशन दिन में एक बार चेक कर ली, इट इज ऑल राइट। तो यंगस्टर्स को क्या क्या चीजें माइंड में रखनी चाहिए? यंगस्टर्स को एक ही बात का ख्याल रखना है कि आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर जितना ज्यादा होगा, आप उतने ही प्रोन है इस कोविड-19 के लिए। और मैं आपको बार बार ये बता दूं कि आप पिछले साल के वायरस से डील नहीं कर रहे हैं। ये जो वेरिएंट इस समय जो हमारे जम्मू में है, जो स्पष्ट रूप से ये हमें पता लगा है कि जो जिस तरीके से उसका जो मल्टीप्लिकेशन और जो उसका काउंट जो बढ़ रहा है वो एक अलार्मिंग है। तो इन बच्चों को, इन यंगस्टर को ये समझना है कि हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर में इन्वॉल्व ना है, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको आप फॉलो करें। अगर मास्किंग की बात है तो इन लोगों को मैं कहता हूँ डबल मास्क पहनना चाहिए। और जो लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं, इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर के बाकी लोगों के लिए, बिकॉज अगर ये घर से बाहर निकलते हैं, दे आर द रिस्क फैक्टर फॉर देयर फैमिलीज। तो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद भी बचें और ये समझें कि वायरस काफी इन्फेक्शियस है, पहले से ज्यादा इन्फेक्शियस है। जो आपका एटीट्यूड है, जो आपका बिहेवियर है टुवर्ड सेफ्टी, उसको बढ़ाइए, इसको रिस्पॉन्सिबली एक्सेप्ट कीजिए, डिनाइल में मत रहिए, और अपनी फैमिली को और अपने आप को दोनों को बचाइए। और वैक्सीन, वैक्सीन वैक्सीन अगर अगर और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये 18 साल से ऊपर हैं, तो मुझे अफसोस है, अभी भी मुझे ऐसे कई क्वेश्चन फोन करते हैं लोग कि उनकी बड़ी नेव सी क्वेरीज होती हैं। आई थिंक जितना हमारे पास एविडेंस है, रोबस्ट एविडेंस है, हमारे सामने एग्जांपल्स हैं कि इतने लाखों लोगों को यहाँ टीके लग गए और हार्डली सॉ एनी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, डाटा भी अब आ गया हुआ है। तो जो भी मिथ्स हैं, जो भी इनके दिमाग में ये जो व्हाट्सएप के, सोशल मीडिया के जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको अब साइंटिफिक एटीट्यूड से एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को यू बी अ पार्ट ऑफ ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन। दैट इज ओनली पॉसिबल इफ यू गेट द वैक्सीन एंड कंप्लीट योर कंप्लीट शेड्यूल ऑफ वैक्सीन। डॉक्टर साहब, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और कोविड पॉजिटिव हो रही हैं, उन्हें क्या स्पेशल चीजों की ओर ध्यान देना है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो ऑलरेडी कुछ मेडिसिन ले भी रही हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव होती हैं तो क्या वो घर में मैनेज कर सकती हैं, क्या उन्हें हॉस्पिटल केयर की ज्यादा जरूरत है, उस केस में क्या क्या चीजें जो है मॉनिटर करने की जरूरत पड़ती है? पहले तो कोविड पॉजिटिव जो लेडीज हैं, इनकी फैमिली वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी भी घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई बुजुर्ग आदमी है, तो जो घर के जो बाकी लोग हैं जो घर से बाहर निकलते हैं, प्लीज दे शुड बी सीरियसली इनफ कि वो सारा जो प्रिकॉशन फॉलो करने हैं वो कीजिए। क्योंकि लेडीज प्रेग्नेंट तो बाहर से जाएंगी नहीं, तो उनको तो वायरस ऐसे आएगा नहीं, इन्फेक्शन नहीं आएगा हॉस्पिटल वगैरह। वहां भी उनको ये ख्याल रखना है कि जब वो अपने चेकअप के लिए अपनी बाहर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लिनिक में जाते हैं, तो अपना स्टेटस जो है वो अगर पॉजिटिव है तो हाइड ना करें, ताकि किसी को ना हो वहां पे जाकर। उसके बाद में अपने प्रिकॉशन पूरे फॉलो करें। और अगर ये पॉजिटिव आ भी जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस दे आल्सो आर माइल्ड वंस एंड दे ग्रेजुअली गो टुवर्ड्स रिकवरी इन 10 और 14 डेज। तो इनके लिए यही है कि इनके फैमिली वालों को इनका ख्याल रखना है, इनको अपना आइसोलेट रखें, खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दें, जो इनकी इम्यूनिटी है उस पर ध्यान दें। रिकवरी इज डायरेक्टली लिंक टू योर स्टेटस ऑफ न्यूट्रिशन। जितना अच्छा खाना खाएंगे, जितना आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आपका उतना बेहतरीन होगा। हाइड्रेशन पे ख्याल रखें
और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर पॉजिटिव होती है तो वो अपना जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनका, उनके साथ में कॉन्टैक्ट रखें, उनके साथ में परामर्श करके उनकी एडवाइस लेके जो अपना ये पीरियड है अपना होम आइसोलेशन का वो करें। और बीच में अगर कोई भी अलर्ट साइन आता है तो अपने डॉक्टर के साथ में जो भी उनकी राय है उसको फॉलो करें। आखिर में डॉक्टर साहब कोई मैसेज देना चाहेंगे उन सभी पेशेंट्स को जो इस समय कोविड पॉजिटिव है और आपको सुन रहे हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक बड़ा सेंसिटिव फेस है एंड ओनली वे इज कि मेरा मास्क आपको बचाएगा, आपका मास्क मेरे को बचाएगा। अभी भी हमें समझना चाहिए कि कर्फ्यू को रिस्पॉन्सिबली एक्सेप्ट करें। हम अभी भी देखते रहे हैं कि लोगों को कर्फ्यू का एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं है। नॉन कंप्लायंस अभी भी हो रही है, बिना किसी काम के बाहर निकलते हैं। वी शुड टेक दिस कर्फ्यू इन रियल सेंस। और साथ में जो भी एलिजिबल है वैक्सीन के लिए वो जल्दी से जल्दी अपने कोविड शॉट ले और अपने आप को इस चेन को तोड़ने में अपना योगदान दे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।